Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma. As you know, this video is D Pharma first year students. Subject is a social pharmacy. ओके तो चलिए इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो करेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। और शायद आप लोग इस समय सो रहे होंगे क्योंकि देखिए टाइम यहाँ पे कितना हो रहा है, 11:30 होने जा रहा है। तो देख रहे हैं आप लोग ये टाइम कि इस समय पीएम है, एएम नहीं है, पीएम है। ठीक है, ओके तो इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे कल जाना है थोड़ा बाहर काम से, और फिर मैं कल वीडियो नहीं बना पाऊंगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो मैं आज ही अपलोड कर ले रही हूँ और फिर कल आप लोग को मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो आपके लिए पहले से ही मुझे एक दिन प्लान करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड जो आपके सीनियर्स हैं उनके लिए कॉपी रखी है। पहले आपका बनाऊंगी फिर उनका बनाऊंगी। और यहाँ पे एक गिलास पानी नींद आने पे पी पी के उसी को आप लोग का वीडियो बना। आपके कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके नोट्स, आपके पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो मैं क्यों ना आप लोग की हेल्प करूं। और आप सभी लोग को पता है कि हमारा खुद का एग्ज़ाम चल रहा है, 5 तारीख से ही था लेकिन डेट को बढ़ा दिया गया है, अब 9 तारीख से कर दिया गया है। चलिए थोड़ी सी राहत मुझे मिली है, इसलिए मैं वीडियो बना ले रही हूँ क्योंकि 5 तारीख से मतलब कल से ही था, तो इसलिए मैं पूरे दिन आज वीडियो नहीं बना पाई हूँ। बातें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, बातों को ख़त्म करते हैं और चलिए आपके टॉपिक जो हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किन्हीं दो के उत्पादक एजेंट संरचना और रोकथाम की विधियों का वर्णन कीजिए। मतलब इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बीमारियां दी गई हैं कुछ, हमारे सोशल फार्मेसी, यहाँ पे देखिए हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेटिव फार्मेसी लिखा हुआ है लेकिन इसी को चेंज करके सोशल फार्मेसी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अपने सिलेबस में देख लीजिएगा ये टॉपिक है। ठीक है, और दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं, इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर दे के आओगे फिर आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टॉपिक, 3 टॉपिक दिए गए हैं, आपको कोई एक एक करके समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक है एड्स। एड्स के बारे में जानते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा हुआ है जिससे कि आप सभी लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और हम लोग बहुत ही आराम से पूरे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एड्स, यह रोग जिस तकनीकी मतलब जिस भाषा में होता है उसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिम्टम्स कहते हैं। जो एड्स रोग है उसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, इसका नाम, यह संक्रमण विषैले तत्व मतलब वायरस द्वारा फैलता है, फैलाए जाने वाले रोग हैं। ठीक है, तो ये वायरस द्वारा ही फैल जाता है एड्स जो रोग होता है। एड्स फैलने वाले विषाणु तत्व को, जो हमारे एड्स डिसीज होती है उसको फैलाने वाले जो विषाणु होते हैं, वायरस कीटाणु, ओके, उनका क्या नाम होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उस वायरस का फुल नेम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ओके, और इसे HIV भी कहते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ये जो अंडरलाइन है पॉइंट ये। ठीक है, जैसे एड्स को HIV भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म ये है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। कहते हैं यह एक घातक रोग है जिसका उपचार ना कोई साधन नहीं है, मतलब इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई भी उपाय नहीं है। इसका पहला रोगी कहाँ पे पाया गया था, अमेरिका में पाया गया था, वो भी न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में पाया गया था ईयर 1981 में, 1981 में पाया गया था। ठीक है, अब आइए इनके कॉजेटिव एजेंट देखते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा फैलता है। एड्स होता है कैसे फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा फैलता है। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे फैलते हैं। ठीक है, इनके संचार मतलब मोड ऑफ एक्शन
हेडिंग आपको हमेशा इंग्लिश में डालना है, आपको याद रखना है, ठीक है। रक्त चढ़ाने तथा औषधि देने हेतु संक्रमण सुई अथवा सिरिंज का प्रयोग करने में। तो अगर किसी को ब्लड डोनेट किया जा रहा है तो उसकी सुई सिरिंज वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी टच हो जाता है तो फिर एड्स की बीमारी अगर किसी को है तो फिर टच होने के कारण भी फैल सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, संक्रमित रक्त को दूसरे प्राणी में चढ़ाने या भरने से होता है। संक्रमित माता से जन्मे शिशु में प्लेसेंटा द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। संक्रमित व्यक्ति से संबंध बनाने में इससे हो सकता है, ठीक है, एड्स। तो आपको ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, मतलब कैसे इससे अगर किसी व्यक्ति को है तो कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, सावधानियां, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, संक्रमित सुई सिरिंज का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा हम लोग को चेक करना चाहिए कि अगर कोई भी डॉक्टर्स हैं, कोई भी कहीं पे भी हैं, आप दवा ले रहे हैं, आपको कहीं पे भी सुई इंजेक्ट किया जा रहा है तो आप देख लीजिए न्यू पैकेट ही ओपन कर रहे हैं कि नहीं। हमेशा याद रखना है कि न्यू पैकेट ओपन करने के बाद ही आप कहीं पे भी सिरिंज ले रहे हैं तो उसे ध्यान रखें, ठीक है। कोई भी यंत्र है उसे सिरिंज अच्छे से क्लीन होना चाहिए। रक्त आदि को दूसरे देने, जब कोई डोनेट कर रहा है उसे HIV वगैरह तो नहीं है, मतलब HIV मुक्त है वही ब्लड डोनेट करे, सुरक्षित संबंध रखने चाहिए, ठीक है, सेक्सुअल वो अपना सुरक्षित रखना चाहिए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ओके। यद्यपि एड्स का अभी तक कोई उपचार नहीं है, मतलब जो एड्स डिसीज है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, परंतु इस रोग को सुरक्षा संभव है। लेकिन इस रोग से जो डिसीज है, रोग की जगह आप डिसीज लिखिएगा, ठीक है। इस डिसीज से सुरक्षित रहा जा सकता है, बचाया जा सकता है, या व्यक्ति के हाथों से हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति टच भी कर लेता है, मैंने पहले ही बताया था आप लोग को, उससे भी हो जाता है। इस कारण यह भयानक रोग से बचने के लिए सभी प्रकार के उपयोग करने चाहिए, बचे रहना चाहिए ऐसे लोगों से। इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को भी शिक्षा देना आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा। वह किसी भी प्रकार अपनी वाइफ एंड चिल्ड्रन से रोगी बचा रहे, ठीक है। तो ये हो गया एड्स का टॉपिक। और एड्स से रिलेटेड मैं एक बात बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी फ्रेंड, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो खुशबू नाम की एक मेरी फ्रेंड थी, उसने बताया था कि एक छोटा ही बच्चा था, जैसे मार्केट में गया हुआ था, तो एड्स वाले व्यक्ति ने जैसे कि शायद वो टमाटर ही था, हाँ, उसे टच कर लिया था और फिर उस बच्चे ने उसे उठा के खा लिया, तो उस बच्चे को एड्स तक फैल गया था, ठीक है। तो आपको कोई भी मार्केट से चीज़ ले आनी है तो हमेशा वॉश करना है अच्छे से उसे, फिर खाना है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, जो हमारा हेपेटाइटिस टॉपिक था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं ये तीनों टॉपिक, ठीक है। एड्स हो गया हमारा, हेपेटाइटिस और कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसे कहते हैं, उसको भी देखेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये सब। हेडिंग डाल दीजिए हेपेटाइटिस। यह रोग वायरस द्वारा फैलता है तथा मुख्य रूप से यह लीवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लीवर में फैलता है। वायरल हेपेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है और दूसरा हेपेटाइटिस बी। तो आपको ये याद रखना है और अच्छे से लिख देना है, थोड़ा डिस्क्राइब करके बड़ा बड़ा, ठीक। हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ए के संक्रमण इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, इनको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, आपको याद रखना है हेपेटाइटिस ए को। इस बीमारी को बच्चे ज़्यादा अधिक शिकार होते हैं, क्योंकि यह RNA विषाणु है, ठीक है। तो इसके हेपेटाइटिस ए के बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट में आते हैं और ये RNA विषाणु हैं। अब इनके कॉस्टिव एजेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा फैलता है।
यह शरीर के जीआईटी, मतलब जीआईटी का अब आपको ऐसे छोटा से करके नहीं लिख देना है, बड़ा बड़ा लिखना है थोड़ा, कि हाँ लगे टीचर्स को हाँ आपने लिखा हुआ है कुछ। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के माध्यम से फैलता है। तो हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है, आपको ये भी याद रखना है। वन लाइनर क्वेश्चंस में आ सकता है कि हेपेटाइटिस जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अब आइए इनके मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, मतलब कैसे ये फैलते हैं, इनके संचार क्या हैं, किस माध्यम से फैलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, यह शरीर में संक्रमित भोजन, दूध, वाटर एंड मक्खियों से फैलता है यह रोग। ओके, सेकंड नंबर देखिए, ब्लड डोनेशन से फैलता है ये, और टीका गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी एंड बच्चे से फैलता है। अब आइए हेपेटाइटिस बी, हमारा जो सेकंड टॉपिक है, इसे हेपेटाइटिस बी भी कहा जाता है इस वायरस को। ओके, यह शरीर में संक्रमित रक्त तथा प्लाज्मा के प्रयोग से होता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके ब्लड डोनेशन से और प्लाज्मा से के प्रयोग से होता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यह शरीर में हेपेटाइटिस बी मतलब एच हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा फैलता है। तो आपको ये फुल फॉर्म लिखना है, ऐसे छोटा सा करके नहीं लिखना है। हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा फैलता है, बड़ा बड़ा करके लिखना है। ठीक है, और ये में इनके उपचार क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, इसका ट्रीटमेंट इस प्रकार है, इस रोग को संक्रमित इस रक्त को संक्रमित पदार्थ से प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो इन्फेक्टेड प्राणी है उससे नहीं करना चाहिए, उसका दूर रहना चाहिए उसके। सेकंड पॉइंट देखिए, एंटी हेपेटाइटिस का प्रयोग प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है, क्योंकि वो दवाइयाँ जो होती हैं एंटी हैं, तो मतलब बचा रही हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये बचा जा सकता है। तो ये हो गया हेपेटाइटिस के बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आइए लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, जो वाइट वाले स्पैचेस हो जाते हैं ना, उसी के बारे में। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 स्टार मार्क है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है। तो आपको ये याद रखना है, नेम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका लेप्रोसी के बैक्टीरिया नेम क्या है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, इसके कारण जीवाणु संक्रमण होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से एक्सट्रेमिटीज, नाक की परत जो नाक के श्लेष्म होती हैं, तथा ऊपरी श्लेष्म पथ नसों के प्रभाव को प्रभावित करता है। ठीक है, कुष्ठ रोग त्वचा घाव, तंत्रिका क्षति, जो मांसपेशियां होती हैं उनको कमजोरी करता है। ठीक है, यदि इनका इलाज नहीं किया जाता है तो बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा गंभीर डिफिग्रेशन और विकलांगता हो जाती है। ठीक है, डिसेबिलिटी हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है इस डिसीज के कारण। ठीक है, अब इनके देखिए कुष्ठ रोग कैसे फैलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। कुष्ठ रोग संक्रमित व्यक्ति की श्लेष्म के संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह आमतौर पर तब होता है जब संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यह रोग अत्यधिक संक्रामक नहीं है। इसका इलाज ना किए गए व्यक्ति के साथ संपर्क में आने पर कुष्ठ रोग कारण बन सकता है। तो इसका अगर कोई उसके संपर्क में आ रहा है तो भी उसको दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुष्ठ रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये जो डिसीज होती है धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पे फैलती जाती है। इस बीमारी से ऊष्मायान यद्यपि संक्रमण के बीच का समय और पहले लक्षण की उपस्थिति लगभग 5 साल तक है।
मतलब कि जब इनका स्टार्ट होता है तो 5 साल तक नॉर्मली रहते हैं, लक्षण 20 साल तक प्रकट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिसीज होती है 20 ईयर्स तक बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालती, उसके बाद इफेक्ट डालती है। अब आइए कुष्ठ रोग के लक्षण देखते हैं, इनके सिम्टम्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं, हाथ बाएं पैरों में धुंधलापन हो जाता है और त्वचा क्षति हो जाती है, मतलब स्किन तो बेकार हो ही जाती है। अब आइए इनके ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी देखते हैं। WHO को फुल फॉर्म किसे किसे पता है, जिन लोगों को पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1955 में सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का इलाज करने के लिए एक मल्टी थेरेपी विकसित किया, ठीक है। यह दुनिया भर में मुफ्त में उपलब्ध है, ठीक है। मुफ्त कह रही हूँ, मुफ्त को उपलब्ध है, ठीक है। कोई एंटीबायोटिक जीवाणु को मारकर कुष्ठ रोग का इलाज किया जा सकता है। बहुत सारी बैक्टीरियाज होती हैं, इससे एंटीबायोटिक जीवाणुओं को मार के इसका इलाज किया जा सकता है, जो इसका कारण बनती हैं। इस रोग में निम्न एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो आपको ये याद रखनी है दवाइयाँ और लिख के भी आना है। सबसे हमारी फर्स्ट दवा क्या है, डेप्सोन, और ये रिफाम्पिन, क्लोफाजिमिन और मिनोसाइक्लिन और ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो ये पांचों दवाइयाँ आपको लिख के आना है, में नहीं लिखना है, इंग्लिश को भी थोड़ा सा ऐड करते जाना है और अच्छे से आप लोग पेपर करने की कोशिश किया करिए, अपना 100% दीजिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से कर रहे रहोगे तो नंबर भी अच्छे ही मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अब चल रही हूँ डी फार्मा सेकेंड ईयर वालों का वीडियो बनाने, देखते हैं टाइम कितना हो गया है। 30 पे हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे थे वीडियो, 11:48 हो गया है, ठीक है। तो अभी हमें सेकेंड ईयर वालों का भी वीडियो बनाना है। चलिए बनाते हैं, अपना काम करते हैं। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग भी अपना काम जरूर कर दीजिएगा इस दीदी के लिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।